नमस्कार, अभिनंदन, आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सब इसलिए क्योंकि आपने थंबनेल देखकर डिटेल्स पढ़ने के बाद, डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप इस वीडियो पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए इतना सारा आभार आपका हृदय से धन्यवाद अदा कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 22 तक के सारे प्रोविजंस कवर कर लिए थे, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 23 और 24 के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली सेक्शन 23 और 24 बात करता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन किस मतलब कब तक लॉफुल होंगे और कब ये अनलॉफुल हो जाएंगे, इस चीज़ के बारे में सेक्शन 23 और 24 के अंतर्गत बताया गया है। तो आप ऐसे समझिए, आज बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज ब्ला 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 फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि हर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो बाकी अहर्ताओं को पूरा करते हुए, बाकी अहर्ताओं के साथ साथ एक और अहर्ता को पूरा कर रहा है, जो कि बहुत ही विशेष है, बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अनलॉफुल हुआ तो ये पूरे संपूर्ण एग्रीमेंट को जो है वो कर देगा वॉइड। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको लॉफुल होना चाहिए। और लॉफुल और अनलॉफुल के बारे में डिफ्रेंशिएट कहाँ किया गया है, तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है सेक्शन 23 और 24 ऑफ द एक्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली 24 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको अगर बैरिक से एक बार रीडिंग कर लेते हैं तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। 23 में थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करने का जिम्मेदारी हमारा है, हम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी मात्र इतना है कि संपूर्ण वीडियो को पहले से लेके आखिरी तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सेक्शन 23 स्टेट्स दैट द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, यानी कि हर एक जो एग्रीमेंट है उसका समस्त कंसिडरेशन और समस्त ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो लॉफुल माने जाएंगे तब तक जब तक कि वो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, as of the such nature as it would defeat the provision of any law, fraudulent ना हो, involves or implies injury to person or property of another ना हो, या immoral ना हो, और सबसे लास्ट में opposed to public policy ना हो। तो इन समस्त पॉइंट्स के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, आराम से विस्तृत विवेचन करेंगे इसका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट जो कि बात करता है फॉरबिडन बाय लॉ के बारे में। तो इसके अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि हर वो एग्रीमेंट जिसका कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अगर ऐसा कोई एक्ट किया गया तो ये कॉन्ट्ररी टू लॉ हो जाएगा, अर्थात कि ऑफेंस हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि कॉन्ट्ररी टू द एक्ट है, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन है, तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। यहाँ पर लॉ के अंतर्गत भारत में प्रिवेल होने वाले, भारत में चलने वाले लॉ जो कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे एक्ट तो हैं ही, इनके साथ साथ उन एक्ट्स को भी, उन लॉज को भी इंक्लूड किया जाता है जो कि भारत के मित्र राष्ट्र, एक तरह से फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं, उनके कानून को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा है, जैसे आपने अगर ड्रीम गर्ल देखी हुई है तो आपको पता होगा कि एक वहाँ पे कैरेक्टर है जिसका नाम है ट्रिप्पी, ठीक है। तो हम उसी को ही लेते हैं। यहाँ पर ट्रिप्पी महोदय हैं और ट्रिप्पी महोदय ने लिया है दारू का ठेका चलाने का लाइसेंस, ठीक है। इनके पास लिकर शॉप चलाने का लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है, सॉरी कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो लिकर शॉप चलाने का इन्होंने लिया हुआ है लाइसेंस। अब लिकर शॉप की एक कंडीशन ये है कि अगर आपने लिकर शॉप लिया हुआ है, चलाने की लाइसेंस ली हुई है, तो आप उसे अकेले चलाएंगे, आप किसी भी अन्य व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को, स्ट्रेंज को आप पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन ट्रिप्पी का क्या है कि वो पूरा दिन तो अच्छे से गुजरता है, शाम को जो ठुल्ले और पियक्कड़ वगैरह सब इकट्ठे होते हैं, टुन लोग, तो उनसे हो जाते हैं परेशान अकेले डील करते करते। तो उन्होंने कहा कि यार चलो एक साथी भी रख लेते हैं, अपना भी फ़ायदा हो जाएगा, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने इसी फिल्म के एक दूसरे कैरेक्टर
जो आयुष्मान खुराना है, अब मुझे पता नहीं कि आयुष्मान खुराना का इसमें क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ शायद। तो आयुष्मान खुराना को इन्होंने कहा कि यार तुमको हम पार्टनर बना लेंगे और इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत ही पैसा है, मतलब रात में तुम 25 में पैसे डबल वाली स्कीम चलती है अपनी। तो आयुष्मान ने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो ट्रिप्पी ने कहा भाई तैयार तो तुम हो वो ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, आप जब एडवांस देंगे तभी मैं आपको अपना पार्टनर बनाऊंगा। तो आयुष्मान ने यहाँ पर ट्रिप्पी को थोड़े बहुत पैसे जितना उन्होंने मांगा दे दिए। अब यहाँ पर ट्रिप्पी ने आयुष्मान को बना दिया अपना पार्टनर, जबकि लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि आप लीगल लाइसेंस के केस में किसी अन्य व्यक्ति को पार्टनर या मतलब उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, उसको साझेदार नहीं बना सकते। इन्होंने कर लिया पार्टनर, यानी कि इन्होंने वो एक्ट किया जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। और बाद में जब आयुष्मान ने थोड़ा सा ही कंसिडरेशन दिया था, बाकी कंसिडरेशन नहीं दिया था, आधा ही दिया था, आधा नहीं दिया था, उस आधे को प्राप्त करने के लिए ट्रिप्पी ने कोर्ट में किया केस कि हमको आधा कंसिडरेशन दिलाओ। तो कोर्ट ने देखा पूरा मामला कि हाँ है क्या, फिर पता चला ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा भाई आपने तो ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि आपका ये जो एग्रीमेंट है वो हो गया वाइड, काम खत्म। ठीक है, तो हर वो एग्रीमेंट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है वो वहाँ पर वाइड हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, किसी दो व्यक्तियों के बीच में किया गया है, जो डायरेक्टली तो किसी प्रोविज़न को, किसी लॉ को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं करता, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसको इन अफेक्ट करता है, यानी इनएफेक्चुअल बना देता है, उसको प्रभावहीन बना देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको पता होगा ना कि हमारे यूपी में बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए कोई पुलिस थाना या कोतवाली वगैरह है, तो जितनी भी गाड़ियां एक्सीडेंटल होती हैं, जो बटोर के लाते हैं पुलिस वाले उठा के, जो एक्सीडेंट में मिलती हैं सड़क पे या इधर उधर कहीं, तो अगर सही कंडीशन होती है तो उनका एक तय तारीख पे नीलामी करवा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक पुलिस वाले हैं, काफ़ी धाकड़ टाइप के हैं, तो ये पुलिस वाले हैं, इनका नाम है एक्स। ठीक है, तो इन्होंने, क्योंकि अब इस नीलामी में, क्योंकि गाड़ियां जो होती हैं मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियां, कुछ गाड़ियां एकदम नए कंडीशन में, जो बुलेट आपको 3-3 लाख की मिलेगी, वो नीलामी में आपको 50-60 हज़ार रुपये बहुत है उतने में मिल जाएगी। तो एक्स महोदय को वो बुलेट चाहिए थी, उनके एक कोतवाली में आई हुई थी, नई बुलेट थी एक्सीडेंटल, उसकी भी नीलामी होनी थी, उनको चाहिए थी। लेकिन कानून ने ये प्रोहिबिट किया हुआ है कि किसी भी थाने, मतलब थाने का कोई भी ऑफिशियल या ऑफिसर या कोई पुलिसकर्मी इस नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इस ऑक्शन में बिड नहीं लगा सकता, बोली नहीं लगा सकता। तो उन्होंने एक्स महोदय ने यहाँ पर अपॉइंट किया, यहाँ पर वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया कि तुम मेरे बिहाफ पे यहाँ पर बोली लगा दो और बुलेट वो खरीद लो, और ख़रीदने के बाद हम तुमको 10,000 रुपये तक में दिला देंगे वो बुलेट, बदले में हम तुमको देंगे 20,000 रुपये, वो बुलेट तुम हमको बेच देना। तो यहाँ अपना काम भी हो जाएगा और हम किसी लॉ को वायलेट भी नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो एक्ट है इनका, ये अनलॉफुल नहीं है, लेकिन ये इनका एक्ट जो है वो लॉ को, प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच में, एक्स और वाई दोनों के बीच में किया गया ये जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा वाइड। ठीक है, अगर ये कोर्ट में जाते हैं किसी केस के सिलसिले में तो इनका ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो अब इसी में एक केस था, एक मुकदमा था जिसको हम कहते हैं फतेह सिंह वर्सेस सनवाल सिंह। तो इसमें क्या हुआ था, जो एक्यूज्ड थे, तो एक्यूज्ड महोदय का एक मुकदमा चल रही है, काफ़ी पॉलिटिकल टाइप के आदमी थे, काफ़ी नेतागिरी वगैरह में रहते थे, तो इनका मुकदमा चल रहा था कोर्ट में। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ का, लोकल कोर्ट, वहाँ पर इनका मुकदमा चल रहा था। तो कोर्ट ने इनको ये बोला कि आप एक काम करो, आप 500 रुपये और उसके साथ सिक्योरिटी को ले आओ, आप अपने गुड बिहेवियर को दिखाने के लिए। तो इनके पास उस टाइम पे कोई ऐसा था नहीं कि जिसको ये सिक्योरिटी के तौर पे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, एक बंदे के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया कि ऐसा है तुम हमारे बन जाओ, जैसे मान लो ये हैं एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड ने यहाँ पर एक जो डिफेंडेंट हैं उनके साथ इन्होंने किया एक एग्रीमेंट कि तुम जो है हमारे सिक्योरिटी बन जाओ, और जो 500 रुपये देना है वो 500 रुपये हम स्वयं जमा कर देंगे, और कुछ दिन के लिए तो हमारे सिक्योरिटी बन जाओ।
डिफेंडेंट मान गया, तो यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन प्रोविज़न को डिफीट कर रहा था, और इन्होंने श्योरिटी की तरह 500 रुपये जमा कर दिए, इनके डिफेंडेंट के सारे कागज जमा हो गए। अब श्योरिटी शिप का जब टाइम ओवर हो गया तो यहाँ पर डिफेंडेंट काफ़ी चालाक निकले, ये गए वहाँ से अदालत से 500 रुपये बटोर लाए, कहे कि चलो श्योरिटी शिप का टाइम ओवर हो गया, अब हमको 500 रुपये दे दो। डिफेंडेंट बटोर लाए। जब एक्यूज्ड को यानी कि प्लेंटिफ को ये बात पता चली, यहाँ पर ये जो प्लेंटिफ हैं इनको ये जब बात पता चली कि भाई डिफेंडेंट ने तो इनके साथ खेल कर दिया, तो इन्होंने डिफेंडेंट के ऊपर किया मुकदमा कि इन्होंने हमारा ऐसा 500 रुपये ये पूरा मामला हुआ था और ये बटोर लाए हैं, और श्योरिटी से ओवर होने के बाद इन्होंने बटोरा है, अब मुझे वापस चाहिए। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि आप दोनों ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली प्रोविज़न को डिफीट करता है, इसलिए आपका ये एग्रीमेंट वॉइड होगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मामला ख़त्म। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रॉडुलेंट का, यानी कि अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों ने मिलकर या 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ फ्रॉड करके गेन करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा करना चाहते हैं और बाद में आपस में बांट लेना चाहते हैं कि हाँ जो भी फ्रॉड से पैसा ऐसा आएगा वो इकट्ठा होगा, पूलिंग होगा नॉर्मली, और फिर बाद में हम लोग बांट लेंगे। जैसे कि राउडी राठौर फिल्म में आपको याद है, राउडी राठौर में स्टार्टिंग में ही अक्षय कुमार और उनका एक जो चंपू दोस्त था उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ जो भी मिलेगा उसका हम लोग 50-50 कर लेंगे। हालांकि अक्षय कुमार काफ़ी बेईमानी करता है इसमें, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये अक्षय कुमार और AK लिख देते हैं, AK और इनके दोस्त के बीच में एक होता है एग्रीमेंट, उनके जो फ्रेंड हैं उनके बीच में होता है एग्रीमेंट कि अपन लोग मिलके दोनों फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ, और जितना भी पैसा आएगा उस फ्रॉड से बाद में मिल बांट लेंगे। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई मामला खड़ा होता है और ये लोग कोर्ट जाते हैं इस एग्रीमेंट के केस में, तो कोर्ट सीधा सीधा कहेगा कि भैया तुम लोगों ने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ जो कि फ्रॉडुलेंट इन नेचर है, और इसी वजह से क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में से कोई एक चीज़ अनलॉफुल है, इसलिए आपका एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। इसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे क्या हुआ था, अब इसको पूरा मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। एक नई कंपनी शेयर मार्केट में शुरू हुई, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने सोचा अपना शेयर बेचने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, टोपी बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि कुछ मतलब झूठ मूठ के शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं, कुछ झूठ मूठ के लोगों को दिखाते हैं जो हमारा शेयर खरीद रहे हैं, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ यार काफ़ी सही शेयर है, ये लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक कंपनी है, तो कंपनी ने इस एक्ट को, अब भाई कंपनी तो ऐसा डायरेक्ट डील नहीं कर सकती, तो यहाँ पर मान लीजिए कंपनी है जो कि प्रीमियम वाले अपने शेयर बेच रही है, उन्होंने ब्रोकर को अपॉइंट किया कि आप ऐसे लोगों से एग्रीमेंट करेंगे जो कि हमारा बनावटी तौर पर शेयर खरीदेंगे और कुछ दिन बाद हम खुद उनका शेयर खरीद के बाकी लोगों को बेच देंगे। बस लोगों को ये यकीन हो जाना चाहिए कि हमारी कंपनी काफ़ी सही है और इसके शेयर मार्केट में काफ़ी थाक है। तो ब्रोकर ने यहाँ पर एक बंदे जो थे प्लेंटिफ, उनके साथ किया एक एग्रीमेंट कि आपको क्या करना है, आपको कुछ दिन के लिए इस फला कंपनी के शेयर खरीदने हैं, और शेयर खरीदने के बाद क्योंकि हमने भी, ब्रोकर ने ये कहा कि यार हम लोगों ने भी खरीदे हुए हैं, आप भी खरीद लीजिए, जिससे ज़्यादा शेयर बिक जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जो भोले भाले हैं कि यार शेयर खरीदने चाहिए, इसमें काफ़ी फ़ायदा है, और वो जब शेयर खरीदने लगेंगे तो हम आपका भी शेयर उनके हाथों बेच देंगे डबल पैसा बढ़ा के, मतलब आपको अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। प्लेंटिफ ने खरीद लिया। कुछ दिन बाद यहाँ प्लेंटिफ को पता चलता है कि भैया ब्रोकर ने तो उनका काट दिया, ठीक है। ब्रोकर ने उनसे कहा ये कि हम भी शेयर खरीदे हुए हैं, लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं था, वो बस दिखा रहे थे, और ब्रोकर ने अपना शेयर जो खरीदा भी था वो पहले ही डबल दाम करके बेच चुके थे, एक तीसरे का वो काट चुके थे। तो प्लेंटिफ को आया गुस्सा, प्लेंटिफ ने उठा के इनके ऊपर, ब्रोकर महोदय के ऊपर कर दिया केस। मामला जब कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में एग्रीमेंट के सारी चीज़ें बताई गई, सारे डॉक्यूमेंट रखे गए, तो पता चला कि इन लोगों ने वो एग्रीमेंट करा था जिसका ऑब्जेक्ट थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करने का था, और इसी वजह से इनका ये जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा वॉइड। तो ये एग्जाम्पल एक केस का है जिस केस को हम लोग कहते हैं
स्कॉट वर्सेज BDMC। तो ये इस केस का है। अब इसमें जो ब्रोकर है वो डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ तो फलाने आदमी है ही, ठीक है। तो ये हो गया अगला पॉइंट। और अब हम बात करते हैं सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट का, जो कि बात करता है इंजूरियस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंजूरी कॉज करने के लिए किया गया है। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया है, इसका मतलब कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का है, तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है X और दूसरे व्यक्ति हैं Y, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होता है एक एग्रीमेंट, क्योंकि ये दोनों एक जो तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है Z, उनके पास अच्छा खासा खेत है, मतलब बिजनेस है, पैसा वैसा कमा रहे हैं, तो उनसे काफ़ी चिढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार इस गेहूं का टाइम था, गेहूं उनके खेत में लगे होते लहलाते हैं, वह गेहूं ढेर सारा खेत था उनके पास, जेड के पास। तो इन्होंने सोचा कि यार जेड इस बार भी अच्छा खासा पैसा कमा लेगा, तो ऐसा करते हैं कि इनके जो गेहूं के खेत लगे हुए हैं जो काफ़ी सूख चुके हैं, वहाँ पर खाली एक माचिस लगाने की ज़रूरत है, बाकी सब लंका दहन हो जाएगा। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अपन ऐसा करते हैं कि आज रात में जाके जेड का पूरा गेहूं का खेत एक माचिस की तीली लगाएंगे और जला देंगे। तो जिस रात में जाने वाले थे उसी रात में क्या हुआ कि वाई का उनकी वाइफ से हो गया झगड़ा। उनकी वाइफ ने कहा आज आपको घर से बाहर कदम नहीं रखना है। तो वाई ने एक्स से ये चीज़ बताई कि यार आज बीबी घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है, आज तो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो एक्स ने कहा भैया तुम तो कर रहे हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो, तुम्हारे बीच में तो ये समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि अपन चलेंगे हम लोग और जेड का खेत जला के आएंगे, पूरा लंका दहन करेंगे, धूं धूं करके जलेगा, और तुम मौके पर धोखा दे गए। तो ये फिर मामला पहुंचता है कोर्ट में। तो जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो पता चलता है कि इन लोगों ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया था जो कि किसी पर्सन को या फिर पर्सन ने उसके प्रॉपर्टी को, गेहूं को नुकसान पहुंचाने वाला था। पूरा एकदम बहुत ही बेहतर ऋण में चले जाने वाले थे जेड महोदय। तो इस वजह से इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा वॉइड, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की आशय से किया गया है। तो इसलिए ये इनका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मामला था। अब इसके आगे सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, नहीं सबसे लास्ट नहीं, ये सेकेंड लास्ट, ये है सेकेंड लास्ट, ये है इमोरल का। इमोरल का मतलब ये हुआ इमोरलिटी की कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसको एक पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है कि उस जगह के हिसाब से कौन सी चीज़ें इमोरल बेहतर सिद्ध होंगी। तो ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो किन चीज़ों को इमोरल मानता है। अब अगर आप केस लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल सेक्स, एडल्ट्री, इंटरकोर्स, इन्हीं से रिलेटेड जितने मामले हैं उन्हीं को इमोरल माना गया है, बाकी चीज़ों को इमोरल मानते ही नहीं। मतलब इनके हिसाब से कुछ भी अनैतिक है ही नहीं। भाई अनैतिकता की श्रेणी में हज़ार चीज़ें आती हैं, कभी हमारे पास आओ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी इतना टाइम नहीं है, अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक भैया हैं, इनके पास बहुत संपत्ति है, मतलब अच्छा खासा। अगर मान लीजिए यूपी लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में गोमती नगर में इनका बड़ा सा मकान है, इनका बिजनेस वगैरह चलता है। तो इनका नाम है ए, इनका बिजनेस है और अच्छा खासा कमा रहे हैं। इन्हें एक बार बीमारी हुई, बीमारी के सिलसिले में इनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। तो ये जब हॉस्पिटल में एडमिट रहे 1-1.5 हफ्ते तक, तो इनकी सेवा एक नर्स ने, जिसका नाम है बी, उन्होंने इनकी अथाह सेवा करी, बहुत अच्छी सेवा करी। और उसकी सेवा से ये ए भैया हो गए प्रसन्न। इन्होंने कहा कि यार ये तो अगर ये जो आए ज़िंदगी में तो बात बन जाए। तो इन्होंने बी से बात करी। बी, हालांकि बी भी मैरिड हैं, बी भी शादीशुदा हैं, ए भी शादीशुदा हैं। तो ए ने बी से बात करी कि ऐसा है हम तुमको देंगे पैसा, ठीक है, तुम अपने पति से लो तलाक, आओ हमसे शादी करो, और हम भी अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं, दोनों हो जाएंगे फ्री, रहेंगे साथ में, मौज काटेंगे, एकदम मज़ा आएगा। तो यहाँ पर बी के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट करा, कुछ पैसा वैसा ले दे के, और साथ ही साथ में इन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाया, यानी कि यहाँ पर इंटरकोर्स भी
किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो ए की पत्नी थी, इनको मान लेते हैं सी, इनके साथ जो इनका तलाक का मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, वहाँ पर कोर्ट ने एक निसी डिक्री पास कर दी। निसी डिक्री पास कर दी कोर्ट ने। निसी डिक्री क्या होता है? निसी डिक्री बेसिकली इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल डिक्री। एक डिक्री पास कर दी थी कंडीशन के बेस पे कि हाँ ये तलाक टाइप का है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी थी कि ऐसा ऐसा अगर आप करेंगे तो तलाक वाला मामला हो जाएगा ख़त्म। और ये पास होते ही ये भैया एकदम भाव विह्वल हो गए, हमारे खुशी के ऐसा झूम गए कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बी के साथ शादी करने का किया था, ये इन्होंने तोड़ ताड़ के एक अन्य औरत के साथ, जिसको हम मानते हैं डी, उसके साथ इन्होंने रचा ली शादी। यानी कि ए और डी के बीच में हो गई शादी। और ये बात जब बी को पता चली, बी अपने पति से तलाक ले चुकी थी, तो इन्होंने उठा के ए के ऊपर कर दिया केस। यार इन्होंने हमसे ऐसा ऐसा एग्रीमेंट किया था और अब मौके पे धोखा दे रहे हैं। तो फिर जब ऐसा कुछ हुआ तो कोर्ट के पास मामला पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा वादा नहीं कर सकते जो इमोरल हो, जो ऐसा हो कि उनकी शादी तोड़ के फिर अपनी शादी रचाने का आप वादा नहीं कर सकते। ये बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ एक्ट ऑफ इमोरलिटी। और इसी वजह से आपका ये जो एक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो हो जाएगा वाइड। साथ ही साथ ये जो नर्स हैं, इनको अच्छा खासा खर्चा पानी और मेंटेनेंस वगैरह भी दिला दिया। ठीक है, ये मामला यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज से पास आउट है, तो आपके साथ ऐसा केस हुआ होगा ना कि आपके किसी दोस्त का किसी लड़की पर दिल आ गया होगा, फिर पता चले कि उस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो लड़के ठेका ले लेते हैं ना कि हाँ यार अब इसका ब्रेकअप करा के फिर तुम्हारा पैचअप कराएंगे, तुम दोनों की सेटिंग कराएंगे। तो सुन लो ध्यान से, तुम ही लोगों के लिए ये बात है कि अगर आप लोग ऐसे किसी एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि उससे संबंध तोड़ा के इससे संबंध लगवा देंगे, तो आपका ये एक्ट इमोरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। यानी कि कोई दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, उसको अपोज करता है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, और इसी वजह से वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। अब पब्लिक पॉलिसी क्या क्या चीज़ है? पब्लिक पॉलिसी बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, लिटरल मत लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हर वो चीज़ जो जन कल्याण की भावना के लिए होती है, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जो पब्लिक एट लार्ज, पीपुल एट लार्ज की वेलफेयर के लिए जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पॉइंट है, वो ले डाउन करता है एक लीगल मैक्सिम पे, जिसको कहते हैं, और गलत जगह लिख रहे हैं, सॉरी यार, इसको कहते हैं एक्स टुर्पी काउजा नॉन नॉन ओरिटुर एक्सियो, एक्सियो लिखने में काफ़ी कष्ट हो रहा है, नया नया लिया ना। एक्स टुर्पी काउजा नॉन ओरिटिव एक्सियो, जिसका मतलब ये है कि एन एग्रीमेंट विच अपोज पब्लिक पॉलिसी वुड बी वाइड एंड ऑफ नो इफेक्ट। तो अब सिंपल ये समझिए कि हर वो एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है, उसके खिलाफ है, वो हो जाएगा वाइड। अब कैसे? वही पुराना वाला मामला लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट संबंधित है किसी मैरिज ब्रोकरेज से, यानी कि जैसे होता है ना कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी उम्र पार कर चुके होते हैं, उनको कोई लड़की मिलती नहीं शादी वादी करने के लिए। तो हमारे यहाँ यूपी में, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बिहार से जो लड़कियाँ अवैध तरीके से लाई जाती हैं, उनको खरीद लाते हैं, या कई लोग होते हैं जो अपनी लड़कियों को दाम लेके बेच देते हैं। तो ऐसे टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं वो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट कहे जाते हैं। और ये सारे एग्रीमेंट वाइड होते हैं।
जो पैसा ले दे के या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जो है जाके शादी करते हैं, वो सारे हो जाते हैं वॉइड। अब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो अगर इनके अंतर्गत एग्रीमेंट किया जाता है तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ माने जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ट्रेडिंग विद एनिमी, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, अनफेयर एंड अनरीजनेबल डीलिंग्स, एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट टू मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टेंडिंग टू इंश्योर पब्लिक सर्विस। यानी इतने सारे अगर कॉन्ट्रैक्ट इस पॉइंट के अंतर्गत किए जा रहे हैं तो वो वॉइड हेल्ड किए जाएंगे। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल और प्लस एक केस लॉ से समझते हैं। भाई ये साफ हो जाए यार, हो गया? हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बंदे हैं जिनका नाम है विलियम, ठीक है, नाम से ही लग रहा होगा, अंग्रेज आदमी है, बहुत पैसा है इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, अकेले रहते थे, लड़का लड़की इनके बाहर दुबई उबई में काम करते थे, तो वहाँ से पैसा वैसा भेजा करते थे। तो ये रहते थे अकेले, इनके पास बड़ा सा घर है और कोई देख रेख करने वाला है नहीं। तो इन्होंने एक नौकरानी रखी जिसका नाम है मिसेज हिल, और इन्होंने मिसेज हिल को कुछ पाउंड देने का वादा किया मंथली बेसिस पे कि हम आपको इतना पाउंड पता नहीं कहाँ चला गया तो इन्होंने वादा किया कि हम आपको इतना पाउंड मंथली बेसिस पे देंगे। बदले में आपको हमें करना क्या है, बदले में आपको ये करना है कि हमारा ध्यान रखना है, हमारा टेक केयर करेंगे आप, प्लस घर का ध्यान रखेंगे, घर की देख रेख जो साफ़ सफाई वगैरह करेंगी, ठीक है, हाउस का टेक केयर करेंगे आप, HTC, और साथ ही साथ आपको हमारे साथ एडल्ट्री का एक्ट करना पड़ेगा। और इन तीनों चीज़ के लिए इन्होंने कुछ पाउंड देने का वादा किया मंथली बेसिस पे। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी प्लस इमोरलिटी है, यानी इमोरल है, तो ये जाकर, क्योंकि भाई ये कहीं से भी कुछ भली चीज़ नहीं लग रहा है, जितने भी कांड हो रही है अच्छे नहीं लग रहे हैं कि कन्यादान की उम्र में कर्म कांड कर रहे हैं, कांडी बन रहे हैं। तो ऐसा ये जो है ये इमोरल भी है और पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है, इस वजह से ये हो जाएगा वाइड। तो इसी के साथ साथ भाई ये वीडियो पूरा ख़त्म होता है। हमने सारे पॉइंट्स आपको अपने तरीके से बता दिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे खास चीज़ ये है कि अगर आप कुछ भी कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहल पसंद आई हो तो साझा करने से ना चूकिएगा। धन्यवाद।